चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। और आज है भाई 16 जून, 7 बज चुके हैं, तो फटाफट से आ जाओ और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं उनको अभी निपटाते हैं। और अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे या फिर किसी स्टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही कंसाइज तरीके से और बहुत ही स्मार्टली तरीके से हम क्वेश्चंस को निपटाने वाले हैं। जल्दी से आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय उच्चायुक्त के रूप में भाई अपॉइंट किया गया है दिनेश त्रिवेदी साहब को, जो कि पूर्व रेल मंत्री भी रहे हैं यूपीए सरकार के दरमियान। और इनको अब बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पद पर किसी आईएफएस अधिकारी को अपॉइंट ना करके बल्कि एक राजनीतिक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने 12 जून को अपना पदभार बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच करके संभाल लिया है। ठीक है, उन्होंने प्रणय कुमार वर्मा की जगह ली है। अब ये पहला वाकया जब कोई आईएफएस अधिकारी की जगह किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि नियुक्ति कौन करता है। तो जो हाई कमिश्नर उच्चायुक्त जो होते हैं, उच्चायुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ये अधिकार होता है। आपको पता होगा आर्टिकल 53 की अगर मैं बात करूं तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, आपको पता होगा। और उसी से रिलेट कर दीजिएगा आर्टिकल 74 को कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो जो इस उच्चायुक्त की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे। ठीक है, जो आर्टिकल 74 कहता है। कौन कहता है? आर्टिकल 74 इस बात को कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, है ना? ध्यान रखेंगे। तो आओ कुछ और जानकारी देख लेते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और आपको पता होगा 1971 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है ना? बांग्लादेश कैपिटल ढाका, और 1971 में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, अब जो हमारे लिए जरूरी जानकारी है वो आप ध्यान रखिएगा कि भारत का जो सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री किसी देश के साथ लगता है तो वो बांग्लादेश के साथ लगता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तकरीबन 4096.7 किलोमीटर के आसपास है। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा भारत की लगती है। ठीक है, अब 5 राज्य पांच राज्य जो है भारत के कनेक्ट होते हैं बांग्लादेश के इस स्थलीय सीमा के साथ। कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल है, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल। कितना लैंड बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की? तो तकरीबन 2217 किलोमीटर के आसपास है तकरीबन। पश्चिम बंगाल के बाद में अगर मैं बात करूं त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर। और त्रिपुरा के बाद आपका मेघालय, मिजोरम और आसाम है। मेघालय के साथ में आप लिख लेना 443 मेघालय के बाद मिजोरम के साथ आप नोट करेंगे 318 किलोमीटर। और बचा है आपका आसाम
तो भाई आसाम के साथ किसी को मालूम हो तो बता दो, 263 किलोमीटर याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, ये आप जो है याद कर लेंगे। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, पीछे आपने जो नाम पढ़ा है, अभी हमने बताया जो दिनेश त्रिवेदी है। अब एक नाम और आपको याद रखना है, इधर दिनेश कुमार त्रिवेदी ही नाम है उनका भी, दिनेश कुमार त्रिवेदी ही नाम है। किस पद पर हैं? किस पद पर हैं? तो भाई याद रखिएगा, नेवी चीफ जो हैं उनका नाम भी दिनेश कुमार त्रिपाठी है, त्रिवेदी है, दिनेश कुमार त्रिवेदी, नेवी चीफ। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिवेदी। क्लियर हो गया? बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। तो आओ फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है जी, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स, डीआरडीओ के एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर किया है? तो भाई ये किया है कहां पर? हैदराबाद में। राजनाथ सिंह साहब के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, कहां पर? हैदराबाद में किया गया है। ध्यान देना, 12 जून 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित डीआरडीओ की, ध्यान देना भाई, डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जिसका कॉम्प्लेक्स है एक डॉक्टर एपीजे कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, उसमें एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया गया है। कुल मिलाकर के आप मोटा मोटा याद रखिएगा कि जो हैदराबाद में डीआरडीओ की जो इकाई है, लेबोरेटरी है, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर अत्याधुनिक हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया गया है माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है जी। अब किस लिए किया गया है? तो जो स्वदेशी जो हमारा मिसाइल सिस्टम है और जो एयर डिफेंस, स्वदेशी जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसको और बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए, उस विकास को गति देने के लिए ये डेवलप किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने एंकर नामक मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस किसने जारी किया है? तो याद रखना भाई, आईआईटी मद्रास के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा जारी किया गया है। और जो आपका ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन जो स्टेम है, ब्रेन स्टेम के बारे में याद रखिएगा। ये आपको आपके मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ता है, रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ता है। साथ ही साथ आपका ब्रीदिंग या आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, इन सब को जो है कंट्रोल करने का भी काम करता है। ठीक है। अब इसका जो 3D एटलस है वो जारी किया है आईआईटी मद्रास ने। अब ये 3D एटलस के बारे में थोड़ा सा समझिए। हाँ, आईआईटी मद्रास के, देखिए आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर में एंकर नामक मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया। नाम ध्यान रखिएगा, कहां पर? आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर में एंकर नामक मानव ब्रेन स्टेम का उद्घाटन, ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है। 200 से अधिक ब्रेन स्टेम, न्यूक्लियस और फाइबर ट्रैक्ट इसमें शामिल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास के बारे में थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, जब आईआईटी की बात हो रही है तो पहला आईआईटी याद रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर। पहला आईआईटी आप याद रखेंगे, आईआईटी खड़गपुर,
कब बना था? 1951 में। और ये IIT खड़गपुर है कहाँ पर? IIT खड़गपुर है कहाँ पर? तो याद रखना, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। IIT मद्रास की बात करें तो IIT मद्रास कहाँ का स्थापना कब हुआ है? तो IIT मद्रास आप याद रखिएगा 1959 आप याद रखिएगा। टोटल IIT जो है वो आप 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने SolarOne नामक अपने पहले फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह को सक्रिय किया है? तो ध्यान रखिएगा किसने सक्रिय किया है? तो अमेरिका के द्वारा ये सक्रिय किया गया है अपना अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने SolarOne स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशंस एट L1 एडवांस रेडीनेस 1, जिसको कहा गया है SolarOne नामक अपने पहले पूर्णकालिक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह को सक्रिय किया है। इसका संचालन कौन कर रहा है? तो संचालन भाई ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा, NOAA के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या? तो इससे भाई जो सौर तूफान होते हैं जो या अंतरिक्ष मौसम की निगरानी की जा सकती है, सौर जो तूफान उठते हैं और अंतरिक्ष मौसम की निगरानी की जा सकती है। और इससे जो है और क्या होगा, पृथ्वी पर मात्र 30 मिनट के अंदर डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तस्वीरें भेजी जा सकती हैं। तो ये जो है काफ़ी मदद पहुंचाने वाला है, संचार में भी मदद पहुंचाने वाला है। GPS ये ना, जिसमें GPS संचार नेटवर्क और बिजली ग्रिड को सौर तूफानों से बचाने में भी मदद मिलेगी, ठीक है जी, ध्यान रखो। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है? तो भारत है जो तीसरे नंबर पर अब घरेलू एविएशन मार्केट बना है। पहले नंबर पर तो USA ही है, दूसरे नंबर पर है चीन और अब तीसरे नंबर पर है भारत। भारत में इसको विस्तार देने में उड़ान पहल जो क्षेत्रीय योजनाओं जो उड़ान पहल है उससे जो हमारे क्षेत्रीय शहर हैं, छोटे छोटे जो शहर हैं उनको कनेक्ट किया गया है, तो उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ना, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है और तेजी से बढ़ते हुए इस क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। उड़ान जैसी क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं ने छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़कर इस विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। नेक्स्ट, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऐसा लिखा जाता है कि एक ही बार में चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाए, ठीक है। प्रयास यही रहता है कि एक्सप्लेनेशन जो बनाया जाए वो प्रॉपरली, वो इसीलिए क्योंकि आपके पास पहुंच भी जाता है। जब PDF आपके पास आती है तो वो प्रॉपर सिस्टमाइजली आपके पास मेंशन होता है, ठीक है ना, तो इसलिए स्लाइड लगी होती है। निम्नलिखित में से किसे भारत का थल सेना अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, धीरज सेठ हैं जिनको कि अभी थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे भाई, हैं? किसका स्थान लेंगे? उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। हाँ देखो, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है, जो 30 जून 2026 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। क्योंकि जो वर्तमान सेना प्रमुख थे अभी तक, जिनका नाम था उपेंद्र द्विवेदी, वो जो है अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ठीक है जी। एक दो चीजें आप ध्यान रख लो। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ दिसंबर 1986 में भारतीय सेना की प्रतिष्ठित आर्म्ड कॉर्प या जिसको बोलते हैं टैंक रेजिमेंट में कमीशन्ड हुए थे और टैंकों की गड़गड़ाहट और बख्तरबंद रणनीति में उन्हें अच्छी खासी महारत हासिल है, ठीक है जी। NDA से रिक्रूट होते हैं, आपको पता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रूस
ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो भाई सुदर्शन पटनायक हैं, सुदर्शन पटनायक हैं। कहाँ पर इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है? तो इन्होंने ये रूस में ये प्रतियोगिता जीती है, रूस में ये प्रतियोगिता जीती है। ध्यान दो, उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं, उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। इनको 2014 में पद्म श्री भी मिल चुका है, 2014 में इन्हें पद्म श्री भी मिल चुका है। ध्यान रखना, उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक रूस में आयोजित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित खिताब उन्हें द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल के दौरान जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण विषय पर बनाई गई उनकी शानदार रेत की मूर्ति के लिए प्रदान किया गया है। तो भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का विषय क्या रहा, तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जो है इसका मुद्दा रहा। ठीक है, और जो इनके द्वारा मूर्ति बनाई गई, सुदर्शन पटनायक के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई, वो मूर्ति भी पर्यावरण से ही संबंधित रही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं? हाँ जी भाई, ये है भाई, अब नई लिस्ट आई है जिसमें कि एलन मस्क पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। और अपने जो गौतम अडानी जी हैं भाई, अपने यहाँ तो अडानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं ना, तो आपने यहाँ पर जो गौतम अडानी हैं, गौतम अडानी के बाद अपने यहाँ पर अंबानी हैं, अनिल अंबानी। कौन कौन से नंबर पर हैं? अरे अनिल अंबानी तो बैंकरप्ट हो चुके हैं, मुकेश अंबानी। बताओ कौन कौन से नंबर पर हैं फिर? तो ध्यान रखना, जो गौतम अडानी हैं वो 17वें नंबर पर हैं अगर विश्व के धन कुबेरों की हम बात करें तो, और जो मुकेश अंबानी हैं वो 23rd नंबर पर हैं। और पहले नंबर पर कौन है भाई लिस्टेड? तो पहले नंबर पर है एलन मस्क, एलन मस्क। ध्यान देना, थोड़ा सा कुछ जानकारी लिखी हुई है। प्रसिद्ध उद्योगपति एवं स्पेस एक्स, प्रसिद्ध उद्योगपति और स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। उनकी स्पेस एक्स कंपनी के ऐतिहासिक शेयर बाजार में प्रवेश, इनका आईपीओ भी लॉन्च हुआ है, ऐतिहासिक रूप से सफलता हासिल की गई उसके द्वारा। और टेस्ला में विशाल हिस्सेदारी के कारण उनकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन के पार हो चुकी। ये तो $1 ट्रिलियन है, ये लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत कम यहाँ मेंशन हो रखा है ऑफिशियली। खैर चलिए, नेक्स्ट कुछ है क्या? हाँ, एक सवाल और देखिए, केरल सरकार द्वारा शुरू की गई प्रियदर्शनी योजना, प्रियदर्शनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, केरल सरकार के द्वारा अभी एक योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री सतीशन के द्वारा। महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वहां की जो बस है, बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। ठीक है जी, महिलाओं को और ट्रांसजेंडरों को मुफ्त बस सेवा दी गई है। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। कौन बने अभी केरल में मुख्यमंत्री? तो वीडी सतीशन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ है क्या? ये तो अच्छा, यही इसी का एक्सप्लेनेशन है। किस लिए किया गया कि भाई सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाया जा सके, है ना, और महिलाओं को और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाया जाए, ये उसका उद्देश्य है प्रियदर्शनी योजना का। तो पेपर आपसे इतना ही पूछ सकता है कि प्रियदर्शनी योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो भाई केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और किससे संबंधित है? तो मुफ्त बस सेवा से संबंधित है, जिसमें महिलाओं को और ट्रांसजेंडरों को मुफ्त बस सेवा प्रदान की गई है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए, तो ये आज के थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो बाकी अब मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसका PDF आपको रेडियन लर्न स्मार्ट के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।